बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हम बैंक का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था। बैंक और सेंट्रल बैंक ये एक ही चैप्टर है। आपके पास हो सकता है जो बुक हो उसमें ये चैप्टर अलग से दिए हों कि बैंक का अलग हो और सेंट्रल बैंक का अलग हो। बहरहाल जो उसमें टॉपिक की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको ये लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बैंक में पहला जो टॉपिक था वो बैंक का इंट्रोडक्शन और काइंड्स ऑफ बैंक। सेकंड उसमें है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। थर्ड जो टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग और मेजर मोड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेंट्रल बैंक का स्टार्ट होता है और सेंट्रल बैंक में हमने एक टॉपिक पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बेटे ये मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। उसमें जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में तो एक उसमें हम पॉइंट पढ़ा था कि कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट, के मनी मार्केट से मुतल्लिका जितने भी मैटर्स होते हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक आर इंस्ट्रक्टेड एंड गिवन पॉलिसीज, दे आर they have to follow all the instruction and policies set by central bank of a country। ये उनकी मजबूरी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सेंट्रल बैंक को फॉलो नहीं करते तो ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहलाते। क्योंकि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में डिफरेंस ही बुनियादी तौर पर यही है कि शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं दैट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वो है सेंट्रल बैंक के बारे में कि क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। इस को आप मॉनेटरी पॉलिसी भी लिख सकते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी यही होता है जिसको हम ज़री पॉलिसी कहते हैं। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू तो आपका ये बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ, तो उसमें आपका आंसर आएगा सेंट्रल बैंक, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रिलेटेड विद सेंट्रल बैंक। ये यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि सेंट्रल बैंक पॉलिसी इज़, तो उसके आप आंसर में आपने लिखना है मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? कंट्रोल credit in a country, to control total credit and in a country and money supply is called monetary policy। तो इस monetary policy में बुनियादी तौर पर दो चीज़ों को कंट्रोल करने को monetary policy कहते हैं। एक तो कहते हैं टोटल क्रेडिट, यानी जो किसी मुल्क में, और दूसरा मनी सप्लाई। जब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे आसान ये है लिखने का कि आप लिखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द कंट्रोल ऑफ टोटल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। के मुल्क में क्रेडिट यानी कर्ज़ों को और सप्लाई ऑफ मनी
ज़र की मजमूई मिकदार को कंट्रोल करने का नाम मॉनेटरी पॉलिसी है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप उसको इस सेंस में भी बताना चाहें तो आप उसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। या तो आप ये लिख दें कि मॉनेटरी पॉलिसी रेफर द कंट्रोल ऑफ टोटल क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ टोटल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। या मज़ीद इसको आपने सिंपल करना है तो ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम ये बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। अगर सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल होती है तो QTM में आपको पढ़ाया था कि अगर सप्लाई ऑफ मनी कम करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कंट्रोल होती है, अगर उसको बढ़ाएंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और उसको कम करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। यानी इट मीन कि अगर प्राइसेस को कंट्रोल करना हो तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसमें हम आज ये भी पढ़ेंगे कि अगर प्राइसेस कम ज़्यादा हो जाती हैं, यानी हाई प्राइसेस होती हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, लो प्राइसेस को डिफ्लेशन कहते हैं। कि अगर हाई प्राइसेस हो जाएं या लो प्राइसेस हो जाएं तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ज़रिए हम कैसे सप्लाई ऑफ मनी और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन ये मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इसमें हम इसके इंस्ट्रूमेंट की जब बात करते हैं कि वो कैसे उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें बेटे हम 2 मेजर्स की बात करेंगे। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स हैं को कंट्रोल करने के लिए, एक है क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वांटिटेटिव कंट्रोल भी आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव मेजर्स। ये 2 तरह के मेजर जो हैं ये सेंट्रल बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी में अपनाए जाते हैं। कि बेसिकली ये मेजर्स दोनों जो हैं ये वाले, ये चाहे वो क्वांटिटेटिव मेजर हों या वो क्वालिटेटिव मेजर हों, बेसिकली इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट से है, या प्राइसेस भी आप उसे कह सकते हैं, सिंपली आप इसे प्राइसेस भी कह सकते हैं। तो ये तमाम मेजर्स हैं। ये बेसिकली ये हम जब पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन में हमने अभी बात की है कि टू कंट्रोल टोटल कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जब सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी के साथ प्राइसेस भी लिंक होती हैं और वैल्यू ऑफ मनी भी। और ये बात आपने QTM में पढ़ी है कि सप्लाई ऑफ मनी की डायरेक्शन जो होगी, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ मनी कम करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इसको आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स होते हैं। हम इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, तो अब हम जो कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, 2 तरह के मेजर, एक क्वांटिटेटिव मेजर और दूसरा क्वालिटेटिव मेजर।
अब चाहे जी क्वांटिटेटिव मेजर दूँ या क्वालिटेटिव मेजर दूँ, दोनों का ताल्लुक कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी से है, या हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमसे बाद का एक सवाल पूछा जाता है, लास्ट थ्योरी ऑफ मनी में भी हमने बात की थी और वहाँ पर हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन जो है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, हाउ टू इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल, तो वो वाला जो है उसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकता है जी। तो पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर लिखते हैं, फिर क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर में सबसे पहले है बच्चे बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी एक ये मेजर है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। के बाद रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स, रिज़र्व और फोर्थ है क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग। ये 4 हैं। बैंक रेट पॉलिसी को शरह बैंक की पॉलिसी कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, खुले बाज़ार का अमल। रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स, ज़र महफूज का तनासब। और क्रेडिट रेशनिंग यानी कि कर्ज़े की हद बंदी। ये वो मेजर्स हैं जो सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव मेजर करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर जो हैं इसमें इसके बाद दूसरा जो हम इसमें बात करेंगे वो करेंगे क्वालिटेटिव मेजर। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। के बाद मॉरल परसुएशन। के बाद पब्लिसिटी। के बाद डायरेक्ट एक्शन। ये वो मेजर्स हैं जिनके ज़रिए सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी या इस क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब हमने ये पढ़ना है कि ये मेजर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कि बैंक पॉलिसी क्या है, कि सेंट्रल ये जो बैंक रेट पॉलिसी है। सेंट्रल बैंक ये बैंकिंग नेटवर्क है। सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक तो आप आम लोग कर सकते हैं, पीपल्स। ओके, ये 3 हमारे सामने ये सेक्टर आते हैं ये। ओके, अब चूँकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सिस्टम में स्प्रेड करती है, फ्लो करती है। अब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से और आम लोग लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की रीडिस्काउंट करते हुए बिल ऑफ एक्सचेंज या उसको लोन देते हुए जो चार्ज करता है उसे कहते हैं बैंक रेट, उसे कहते हैं बैंक रेट। और कमर्शियल बैंक आम अफराद को लोन देते हुए जो चार्ज करता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप उसे लिख सकते हैं और इंटरेस्ट भी। अब सर हमारा सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल होती है? कमर्शियल बैंक रेट को चेंज करके कमर्शियल बैंक के फंडिंग को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को।
जबकि कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट में चेंज करके आम लोगों के लिए ये लोन को कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल बैंक अगर चाहे कि सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है तो ये बैंक रेट हाई कर देगा। जब बैंक रेट हाई करेगा तो कमर्शियल बैंकों के लिए सेंट्रल बैंक के कर्ज़े महंगे हो जाएंगे, लिहाजा वो अपने लोन वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सप्लाई ऑफ मनी को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के लिए बैंक रेट बढ़ा देगा और कमर्शियल बैंक आम लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अगर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, यानी इन्फ्लेशन हो जाता है, तो जो है ये बैंक रेट पॉलिसी सख्त कर दी जाती है, मीन बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाएगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। कमर्शियल बैंक आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और अगर सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना हो तो सेंट्रल बैंक इट लोअर्स द बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट, एंड कमर्शियल बैंक लोअर द इंटरेस्ट रेट फॉर कॉमन पीपल। इनके दरमियान जो है कर्ज़ों का लेन देन, उसको वो के लिए बैंक रेट है, और कमर्शियल बैंक और आम लोगों के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो इसके ज़रिए सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को। इसके बाद दूसरा है बेट ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सेंट्रल बैंक शेयर्स की सेल परचेज करता है। अब शेयर बैंक जब ये चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो तो वो ओपन मार्केट में शेयर बेच देता है, तो पैसा बैंक के पास आ जाता है। और जब बैंक ये चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़े तो वो शेयर को परचेज़ कर लेता है। इनकी शेयर्स को सेल और परचेज़ करके, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कम या ज़्यादा करता है। यहाँ पर आपको ये आपकी वो बुक में भी हेडिंग लिखी हुई है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेन सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज, यानी जब वो बेचता है, द अमाउंट कैश विद पीपल, अमाउंट ऑफ कैश विद पीपल एंड बैंक इज़ रिड्यूस्ड। तो जब ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो इससे कैश और अमाउंट बैंक के पास जो है, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो पैसा जो है वो बैंक के पास आ जाता है और आम लोगों में वो उसकी सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है। देन विद लेस अमाउंट ऑफ कैश, तो लोगों के पास पैसा जो है वो कम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करके, ओपन मार्केट में सेल और परचेज करके सप्लाई ऑफ मनी यानी कैश को कम करता है। यानी कि जब वो बेचेगा शेयर, बेचने का मतलब ये है कि पैसा बैंक के पास आ जाएगा तो आम आदमी के पास पैसा रिड्यूस हो जाएगा, और जब बेचेगा, ठीक है, जब वो मतलब वो ख़रीदेगा तो पैसा आवाम के पास चला जाएगा। तो सप्लाई ऑफ मनी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज के ज़रिए जब सेंट्रल बैंक उसे कंट्रोल करता है तो उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद बेटा ये है अगला रिज़र्व रिक्वायरमेंट। तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं महफूज मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। अब यहाँ पर अभी हमने बात की है कि ये जो कमर्शियल बैंक हैं, ये कमर्शियल बैंक किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं? सेंट्रल बैंक के। को आप अरेंज कर दें जी। अब ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक अंडर काम करते हैं सेंट्रल बैंक के। हम जब अपना कोई भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में जमा करवाते हैं, ये डिपॉजिट्स हैं, और 4 तरह के डिपॉजिट हमने पढ़े थे, करेंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और पीएलएस। अब आम आदमी जब इस बैंक में डिपॉजिट करवाता है
तो बैंक उसका एक शेयर बेचता है सेंट्रल बैंक को। इसे कहा जाता है रिज़र्व, कैश रिज़र्व, और उसमें से बाकी जो है वो लोन कर देता है, आगे लोन दे देता है। मसलन हम इस बैंक में अगर 1000 रुपये जमा करवाते हैं, उसमें से एक शेयर सेंट्रल बैंक के पास कैश जाएगा। इसका फैसला सेंट्रल बैंक करेगा, क्योंकि इसके सेंट्रल बैंक के फंक्शन में भी हमने पढ़ा था कि जब हमने हेडिंग पढ़ी थी कि बैंकर्स बैंक, तो उसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि ये जो सेंट्रल बैंक है ये बैंकों का बैंक होता है, कि उनका जो कैश होता है वो अपने पास रखता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनकी बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है। तो ये देखें, हमने एक जमा करवाया सेंट्रल बैंक के, सपोज़ करते हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से कैश रिज़र्व है 20%। इसका मतलब है 1000 रुपया जब कमर्शियल बैंक में जमा करवाया जाएगा तो उसका 200 कैश में चला जाएगा, और बाकी 800 जो है ये यहाँ पर न्यू लोन यानी नया कर्जा आगे दे देंगे। हमारी डिपॉजिट जो हम कमर्शियल बैंक में जमा करवाते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है अमाउंट वो सेंट्रल बैंक के पास रिज़र्व के तौर पे जाती है, जिसे हम रिज़र्व कहते हैं। अब इस रिज़र्व के ज़रिए, ये जो लिखा है हमने कैश रिज़र्व, इसके ज़रिए इस अमाउंट को कम और ज़्यादा करके सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर बैंक चाहे कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो तो वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा। अगर सेंट्रल बैंक ने सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना हो तो सेंट्रल बैंक इस रिज़र्व को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा जी? जैसे अभी हमने सपोज़ किया है कि 20% है तो बैंक के पास जा रहा है 200 और 800 आगे दोबारा न्यू लोन में जा रहा है। जब बैंक चाहेगा कि इसने सप्लाई ऑफ मनी कम करनी है तो वो यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि वो 20% की बजाय यहाँ पे कर देता है 50%। अब यहाँ पर 500 बैंक को जाएगा और न्यू लोन जो है ये 500 बच जाएगा, तो सर्कुलेशन कम हो गई। अगर बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कम करना चाहेगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा, और इसके बाद अगर बैंक सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना चाहेगा तो कैश रिज़र्व कम कर देगा। तो ये बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए बैंक को क्रेडिट और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा है। इसके ज़रिए भी कंट्रोल करता है, ये कर्ज़े देकर, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल परचेज से कंट्रोल करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मैंने अभी आपको बताया है कि बैंक कमर्शियल बैंक से जो एक अमाउंट अपने पास कैश रिज़र्व में रखता है उसमें चेंज करके सप्लाई ऑफ मनी को कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर सप्लाई ऑफ मनी कम करनी होगी तो कैश रिज़र्व बढ़ा देगा, और ज़्यादा करनी है तो कैश रिज़र्व को कम करेगा। तो बैंक जो है के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे क्रेडिट रेशनिंग। इसमें बैंक जो है ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देने के लिए एक लिमिट डिफ़ाइन कर देता है। इसको हम कहते हैं, अब कमर्शियल बैंक जो है ये लोन कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल बैंक से लेते हैं। सेंट्रल बैंक जो है बाज़ औक़ात सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक स्टेप ये भी होता है कि वो इनको लोन देते हुए यहाँ पे उनकी एक लिमिट डिफ़ाइन कर दे कि इस लिमिट से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेंगे, यानी हद बंदी कर देना, कि हद मुकर्रर कर देना कि ये आपके पास इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अब उस जो लिमिट ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को डिफ़ाइन करेगा, कमर्शियल बैंकों ने अपने तमाम एक मॉनेटरी एक्टिविटीज़ फिर उस लिमिट के अंदर रहते हुए उनको परफॉर्म करना है, क्योंकि बैंक ने जो है सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट मुकर्रर कर दी है, उससे ज़्यादा उसे। ये 4 मैंने आपको मेथड बताए हैं, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं
क्वांटिटेटिव, जो कि सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए करता है। एक बैंक रेट पॉलिसी के ज़रिए सप्लाई ऑफ मनी को कम ज़्यादा किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो बैंक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपनी डिपॉजिट का एक पोर्शन रखवाते हैं, उसमें कम या ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद क्रेडिट रैशनिंग, यानी कि उस इशूड लोन में एक लिमिट डिफ़ाइन कर देना। कि ये वो मेथड हैं सेंट्रल बैंक जो मिकदारी तौर पर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब दूसरे मेजर्स हमने जहाँ पढ़ने हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेजर हैं, ये भी क्वालिटेटिव, ये वो मेजर्स हैं जो क्वांटिटेटिव की तरह जो है इफ़ेक्टिव नहीं हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक हम पढ़ते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। बैंक हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारे घर, हमारी जायदाद पर लोन देता है, उसे कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। अब बैंक उस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा और कम करके सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है। आमतौर पर जो बैंक का गुलिया होता है, बैंक 60% जो है वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स रखता है। ओके, मार्जिनल रिक्वायरमेंट के एक मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? जब बैंक प्रॉपर्टी पर लोन इशू करता है तो आमतौर पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक जो है वो 60% रखता है। 60% का मतलब है कि अगर एक शख्स का घर जो है वो फ़र्ज़ करते हैं 10 लाख का है, कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 10 लाख है, तो इस का बैंक 60% लोन इशू करेगा, यानी कि आपको इसमें जो है 6 लाख रुपया लोन मिल सकता है। अब ये बैंक के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंक इसमें कम ज़्यादा करके सप्लाई ऑफ मनी को रोक सकता है। अब यहाँ पर अगर बैंक चाहे कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी है तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देता है। अगर यहाँ पर बढ़ा के वो 80% कर देता है तो अब आपको लोन 8 लाख मिलेगा। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाती हैं, यानी बैंक प्रॉपर्टी पर कर्ज़ा देने की अमाउंट को बढ़ा देता है। और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम करनी हो तो फिर बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जैसे इसको फ़र्ज़ किया वो 40% करेगा तो फिर आपको 4 लाख रुपया कर्ज मिल सकता है। सप्लाई बढ़ानी हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती हैं, जबकि सप्लाई ऑफ मनी कम करनी हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है। ये भी बैंक के पास एक आला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद मॉरल परसुएशन, बैंक इखलाकी तौर पर तलकीन करता है बैंकों को कि आप अपने लेन देन में, अपने कर्ज़ों में, एडवांसिंग लोन में आप जो है वो एहतियात करें, यानी कि एक इखलाकी तौर पर उन्हें समझाता है। मसलन द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्सरसाइजेज मॉरल प्रेशर टू सो दैट बैंक डोंट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, कि इसमें बैंक, सेंट्रल बैंक जो कि ऑर्गेनाइज़र और कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट है, वो एक तो मेजर ये करता है, इसके अलावा वो क्वालिटेटिव मेजर में क्या करता है, इखलाकी तौर पर तलकीन करता है बैंक को, कि बैंक जो है उनको इखलाकी तौर पर इस बात पर ज़ोर देता है कि वो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ना करें, यानी कि जो चीज़ आपकी कंट्री इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है उस से जो है उसको रोकें, उससे दूर रहें। बीइंग द हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकारी निज़ाम का सरबराह होने की हैसियत से
It regularly advises and guides the member bank to follow particular policy for loan, कि वो अपने मेंबर बैंकों को मुतवातिर लगातार इस बात की नसीहत भी करता रहता है और रहनुमाई भी करता रहता है कि आप जो है अपने बैंक अपने लोन पॉलिसीज़ में को जो है वो फॉलो करें। और लोन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि जो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक हो। देखें, अगर बैंक कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा लोन इशू कर देते हैं, उसका नुकसान क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि उनकी शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगी। तो बैंक जो है, चूँकि कंट्रोलर जो है मॉनेटरी मार्केट का, वो मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक जो है जो क्वांटिटेटिव मेजर के बाद जो क्वालिटेटिव मेजर करता है, उसमें एक बात समझाने, उसमें ये है इखलाकी तौर पर बैंकों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है जी? कि वो उनको मॉरली इस बात पर जोर देता है, उसको प्रेशराइज करता है कि आप मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ना जाएं, जो गवर्नमेंट कंट्री इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको फॉलो करें। और उनका चूँकि वो सरबराह होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनको सुपरवाइज़र होता है, तो उनको जी सेंट्रल बैंक ये अपने मेंबर बैंकों को ये भी मतलब है मुसलसल इस बात की नसीहत भी करता रहता है, उनकी रहनुमाई भी करता है कि आप कर्ज़ों के इजरा में, कर्ज़े लोन इशू करने में ज़रा एहतियात बरती जाए। इसके बाद अगला स्टेप होता है पब्लिसिटी, यानी इश्तिहारबाजी के ज़रिए बैंकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और उसमें वो अपनी पॉलिसीज़ को जो है उनको इश्तिहारबाजी करता है, उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए तक करता है। पब्लिसिटी, सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स पॉलिसी अबाउट इट्स पब्लिसिटी अबाउट इट्स पॉलिसी। सेंट्रल बैंक अपनी इश्तिहारबाजी की पॉलिसी भी अपनाता है। This also help to make other bank realize the monetary needs of country। इसके ज़रिए जो दूसरे बैंक होते हैं वो मुल्क में ज़ार की ज़रूरत, यानी मॉनेटरी नीड मुल्क की कितनी हैं, उनसे वो वाकिफ़ होते हैं। जब सेंट्रल बैंक पब्लिसिटी करता है अपनी पॉलिसीज़ की, तो उसमें ये बताया जाता है कि मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, ये तमाम इंस्ट्रक्शन उसमें दी जाती हैं। और उसके बाद अपने जो उसके दूसरे जो उसके शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, जिनको फहरिस्ती बैंक भी कहा जाता है, उनके लिए एक कह सकते हैं जैसे इशारा होता है, या उन्हें ये इश्तिहार के ज़रिए उन तक ये उनको रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप अपनी मुल्क में जो कर्ज़े की ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं, जो मॉनेटरी नीड्स हैं, उनको फॉलो करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज़ वीकली स्टेटमेंट ऑन मनी एंड बैंकिंग पोजीशन। तो सेंट्रल बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये हर हफ्ते उसके पास पैसा कितना है, उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और उस मुल्क की फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनके बारे में वो उनको उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता है पब्लिसिटी के ज़रिए। इसके बाद आखिरी बेटा जो है वो जो लास्ट पे स्टेप बैंक की जानिब से लिया जाता है, वो है डायरेक्ट एक्शन, यानी जिसको हम रास्त इक़दाम कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, इसमें जो है पहले हमने बात की है कि बैंक क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइसेस, वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अपना रहा है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव पॉलिसी है। इसमें दो तरह के मेजर मैं आपको बता रहा था, एक क्वांटिटेटिव होते हैं और एक क्वालिटेटिव होते हैं। जो क्वांटिटेटिव मेजर हैं
वो पढ़ने के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर की। अगर ये बैंक समझता है कि उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स के बाद क्वालिटेटिव मेजर भी कारगर नहीं हैं, तो बैंक के पास एक लास्ट स्टेप होता है जिसे हम डायरेक्ट एक्शन करते हैं। बैंक इसमें रिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि लोन देने से रिफ्यूज़ कर देगा, बैंकों को रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने पर उन्हें पेनल्टी फ़ाइन कर देगा, उन्हें पेनल्टी डाल देगा। तो ये बैंक के पास एक आखिरी सूरत होती है। डायरेक्ट एक्शन ये है कि एट द लास्ट रिजॉर्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक के फंक्शन में कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि ये बैंकों का आखिरी सहारा होता है। तो इसमें एज लास्ट रिजॉर्ट if some bank refuse to act the according with the policy of central bank, अगर बैंक जो है कुछ बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को मानने से इनकार कर देते हैं, it take direct action against the bank, तो फिर वो उनके खिलाफ रास्त इक़दाम यानी डायरेक्ट एक्शन करता है। इट कैन इम्पोज फाइन एंड पेनल्टी, वो उनको जुर्माना भी कर सकता है। इन मोर अकामोडेट सच इट नो मोर अकामोडेट्स सच बैंक, और इस तरह के बैंक की वो मज़ीद मदद नहीं करता। तो ये बेटे जो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है वो है क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। सेंट्रल बैंक के वो मेजर जो वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए जो करता है। एक सवाल तो इसमें ये है कि ये लोन के हवाले से बहुत ही अहम सवाल है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि इस हर एक टॉपिक से जो मुतल्लिका जो शॉर्ट हैं वो भी आप एक दफ़ा मैं काउंट करके बता दूं। बेटे जी इसमें शॉर्ट जो बनते हैं अब मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं, आपने इसे लेक्चर सुनने के बाद इसे आपने वो लिस्ट भी कर लेना है। सबसे पहले इसमें है मॉनेटरी पॉलिसी, डिफ़ाइन मॉनेटरी पॉलिसी। के बाद व्हाट इज़ मेंट बाय ओपन बैंक रेट पॉलिसी, डिफ़ाइन ओपन मार्केट ऑपरेशन, define reserve requirements, what is meant by credit rationing, define publicity, इसके बाद define direct action। तो ये शॉर्ट हैं, आप अगर आप यहीं पर याद कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद ये सवाल आपके शॉर्ट के एक्सरसाइज में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में इस संडे बैंकिंग के MCQ और शॉर्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।